यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का एक चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पंचायती राज व्यवस्था को, जिससे संबंधित नियम कानून थे, जितनी भी अनुच्छेद वगैरह थे, ठीक है, अनुसूचियां थी और जितनी भी समितियां वगैरह बनाई गई थी, वो सारी चीजें ग्राम लेवल पर, खंड स्तर पर यानी कि ब्लॉक लेवल पर और जिला स्तर पर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब आपका एक थ्योरी सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे क्विज को। यदि आपने थ्योरी सेशन नहीं देखा है तो एक बार जरूर से आप पहले ऊपर आई बटन पर क्लिक करके थ्योरी सेशन को देखेंगे। इसमें आपको सारी चीजें डिटेल में पता चलेगी। आज हम लोग यहाँ पर उसके 65 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, जो कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं और अभी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ओके। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि आप किसी भी प्रकार के कोर्स को बाय करना चाहते हैं, यदि आप सीडीपी के कोर्स को बाय करना चाहते हैं, तो ये सीडीपी का कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन बेच अवेलेबल है। ईवीएस के नोट्स को बाय करना चाहते हैं, चाहे वो रीड के लिए हो, एमपी टेट के लिए हो, ये नोट्स भी आपके अवेलेबल है। और यदि आप सीडीपी के ही 2500 क्वेश्चन की, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चन रहेंगे, यदि आप इसे बाय करना चाहते हैं तो ओनली जस्ट ₹150 में आप इसे कंप्लीट कोर्स को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि आप गणित शिक्षण शास्त्र का कोर्स बाय करना चाहते हैं तो ओनली जस्ट ₹99 में आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था प्रदान करती है पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास करना, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन करना या फिर देहाती क्षेत्रों में शिक्षा का फैलाव। हमें पता है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या करती है, तब पिछड़े क्षेत्रों में कृषि का विकास करना इसका दायित्व नहीं है। ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन करना बिल्कुल नहीं है और देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव करना नहीं है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था बिठाना ही पंचायती राज व्यवस्था का दायित्व है, इसका कार्य होगा। करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने की अनुमति यहाँ पर देता है? क्या ये अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 46 है, अनुच्छेद 48 है या फिर अनुच्छेद 51 है? हमसे ये पूछा गया है कि जो राज्य सरकार है, क्योंकि हमें पता है कि पंचायत को बिठाने का जो दायित्व होगा, इसको संगठित करने का जो दायित्व होगा, वो राज्य सरकार के पास होगा और चुनाव भी राज्य सरकार ही करवाएगी। तो ये किस अनुच्छेद के अंदर बात कही गई है? क्या ये 40 है, 46 है, 48 है या फिर हमारा 51 है? तो डेफिनेटली अनुच्छेद 40 के अंदर ये बात की गई है। तो कौन कौन सी संवैधानिक चीजें आती है? तो एक तो अनुच्छेद 40 का नाम आपको पंचायती राज व्यवस्था में दिखेगा। और भाग की यदि बात करें तो इसके कौन से भाग में दिखेगा? इसके भाग 9 में दिखेगा। और यदि बात करें एक अनुच्छेद 11 का भी नाम, इस अनुसूची अनुसूची 11 का, क्योंकि टोटल 12 अनुसूचियां है, तो 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कौन से हो जाएगा? हमारा आर्टिकल 243A से लेकर 243O तक में जो है पंचायत से रिलेटेड सारे नियम कानून यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये संविधान से रिलेटेड सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। और संशोधन की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन में जो है इसको संवैधानिक दर्जा, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि पंचायती राज व्यवस्था आ चुकी थी। कब आ चुकी थी? 1959 में, 1959, 2 अक्टूबर 1959, यानी 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था आ गई थी। लेकिन कंडीशन कुछ इस तरीके की थी कि जिन भी राज्यों को लगता है कि उनके यहाँ पर पंचायत होनी चाहिए, उनके राज्य के गांवों में पंचायत होनी चाहिए, वो बिठा सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन जब इसे संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई तो वो 73वें संविधान संशोधन के अंदर उसको जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पंचायतों का कार्यक्रम, मूल अधिकार या फिर मूल कर्तव्य। अभी हमने देखा कि जो 11वीं अनुसूची है, इसमें क्या चीजें सम्मिलित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो सकते हैं, पंचायतों के कार्यक्रम हो सकते हैं, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य। तो पंचायतों के सारे कार्यक्रम जो है आपको 11वीं अनुसूची में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बन सकता है? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट है।
चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपने कल वाला सेशन देख रखा है तो आई थिंक आपके लिए आंसर करना बहुत आसान होगा, क्योंकि जितनी भी सारी चीजें पढ़ी है वही सारी चीजों के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता का केंद्रीकरण करना, मतलब सारी सत्ता को एक जगह एक ही पर अधिकार हो, है ना, मोनोपोली समथिंग हम लोग बोल सकते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, यानी कि सत्ता को अलग अलग भागों में, उसकी शक्तियों को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाए। प्रशासक व जनता के सहयोग पर निर्भर करती है या फिर उपरोक्त सभी पर? तो हमें पता है कि जो पंचायती राज प्रणाली है वो किस पर आधारित है? सत्ता का विकेंद्रीकरण करना या फिर लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति के पास अधिकार न होते हुए इन शक्तियों को अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाए। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्ता के विकेंद्रीकरण पर ये चीजें, यानी कि जो पंचायती राज प्रणाली या पंचायती राज व्यवस्था है ये किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण के ऊपर। करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले हम लोग देख लेते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे, मतलब पंचायती राज का लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों के बीच में प्रतिद्वंद को बढ़ाना, है ना। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षित करना, या फिर ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। शक्ति जो है, जो हमारी एक बोल सकते हैं ना संविधान की जो शक्ति है वो गांव के लोगों तक पहुंचाना, गांव के हर एक इंसान तक पहुंचाना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या बोल रहा है? देखो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार को सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना है, फिर जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो क्या यहाँ पर लक्ष्य हो सकता है? तो देखो हम लोग जानते थे कि सारी शक्तियां जो थी, सारी जो पावर थी, शक्तियां जो थी केंद्र सरकार के पास होती, केंद्र सरकार से वो आती राज्य सरकार के पास। लेकिन राज्य सरकारों से ये ग्रामीण लेवल तक नहीं पहुंच पाती, तो जनता जो है इसके प्रति अवेयर नहीं हो पाती है। तो यही सबसे बड़ा रीजन था कि जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना, मतलब जनता भी जो है अपने निर्णय ले सके, जनता भी जो है देश के विकास में अपना योगदान दे सके। तो जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाने के लिए यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? जो संवैधानिक संशोधन किया गया था, क्या ये मुद्रा विनिमय से है, ये वित्त आयोग से, ये पंचायती राज से, या भारतीय रिजर्व बैंक से? तो हमें पता है कि जब भी अनुच्छेद 40 आएगा, अनुसूची 11 आएगी, भाग 9, आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक, और जो 73वां संविधान संशोधन जो इस सारे के सारे पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पर बताते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाना चाहिए था? करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए था हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 73वां संविधान संशोधन किस चीज से संबंधित है? क्या राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगता है उससे संबंधित है, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आवंटन से, पंचायती राज प्रणाली से, या चुनाव आयोग के आरक्षण से, नियुक्ति से? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि ये किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से। तो सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चुनाव आयोग अधिनियम। हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कि इसके अंतर्गत जो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किस तत्व या किस चीज के अंदर आती है? क्या ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, क्या ये हमारे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसके अंदर आता है, डीपीएसपी के अंदर आता है, या फिर ये चीजें जो है हमारी आती है चुनाव आयोग अधिनियम के अंतर्गत? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत इसको लिया गया था। ओके। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा कि केवल एक ही संवैधानिक संशोधन है, जो कि 73वां संविधान संशोधन। तो अब तो याद हो ही गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी इसके लिए। 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी और ये सारी चीजें ऐड की गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। एक ही अनुसूची की बात कर रहे 12 में से, जो कि है 11वें नंबर की। करेक्ट आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसमें कितने कार्य थे? मतलब पंचायती राज के पास, पंचायतों के पास कितने कार्य होते हैं करने को? 18 होते, 23 होते, 26, 25 होते, या फिर 29 होते हैं? तो ये जो अनुसूची यहाँ पर जोड़ी गई थी इसके अंदर टोटल कितने कार्य रखे गए थे? इसके अंदर हमारे यहाँ पर रखे गए थे टोटल 29 कार्य। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 29 कार्यों की बात यहाँ पर करी गई थी। ओके। तो आंसर आपका बन गया ऑप्शन नंबर डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद पर महिलाओं को आरक्षित किया जाना चाहिए। हमने देखा था कि कितनी प्रतिशत महिलाओं का आवंटन होगा, तो 1/3 महिलाएं क्या होनी चाहिए, मतलब 1/3 संख्या जो है किसकी होना चाहिए, महिलाओं की होना चाहिए। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 1/3 करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। देखो 14 क्या बोल रहा है कि भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया था, मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप इनको भरा जाएगा। लोकसभा के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव के अंदर, विधानसभा के चुनाव में या पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में, तो बिल्कुल ये स्टेप बाय स्टेप चक्र के अनुसार चलती है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता क्या नहीं है। क्या इसमें ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा या फिर महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण की बात की गई है। तो हमें पता है कि महिलाओं के लिए तो 1/3 आरक्षण मतलब मिनिमम 1/3 महिलाएं होना चाहिए, और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कितनी भी महिलाएं हम लोग रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1/3 होना चाहिए। तो ये 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। तो करेक्ट आंसर हम लोगों को क्या करना था, ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरीके के चुनाव का प्रावधान रखा गया, प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान का, अप्रत्यक्ष मतदान का, गुप्त मतदान का या फिर खुला मतदान। तो ये किस प्रकार का मतदान होता है, हमें पता है कि प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष व किस प्रकार से होता है, गुप्त रूप से होता है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान की बात यहाँ पर करी गई है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि बताइए पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने के लिए सही रहती है। मतलब पंचायत 5 साल के लिए बैठती है, ठीक है, और 5 साल खत्म होने के पहले ही चुनाव करवा देने होते हैं अगली पंचायत के लिए। तो उसमें ये पूछा गया कि यदि इस बीच में कभी पंचायत विघटित हो जाती है तो कितने महीने के अंदर हमें चुनाव करवाना होता है, 1 माह, 2 माह, 6 माह या 6 माह के बाद, किंतु 1 वर्ष के अंदर। आंसर क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाने की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ भी चाहते हैं तो इन प्रश्नों की पीडीएफ आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। नंबर है 8770803840। पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप चाहे तो पीडीएफ टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, और पूरे नोट्स को बाय करने के लिए आप सेम नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है, मतलब कौन चुनाव करवाते हैं। क्या केंद्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव करवाते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं, केंद्रीय संसद करवाती है या फिर राज्य विधानसभा करवाती है। तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए उत्तरदायी है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि ये सारे चुनाव जो है कौन करवाता है, राज्य करवाता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने रखा गया था। कि पहले 4 वर्ष समिति जो थी 4 वर्ष की भी बात करती थी, लेकिन जो करेक्ट था कि हाँ कितने साल का रखा जाना चाहिए, तो 5 वर्ष का रखा जाना चाहिए। और इसके चुनाव के लिए जो वयस्क होने की मिनिमम एज है वो कितनी होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। चाहे वो आप पंचायत के लेवल पर बात कर रहे हो, चाहे आप वो ब्लॉक लेवल पर बात कर रहे हो, चाहे आप वो जो है हमारे बोल सकते हैं जिला स्तरीय बात कर रहे हो। तो 5 साल का कार्यकाल होना और मिनिमम एज कितनी होना, 21 वर्ष होना करेक्ट है। और महिलाएं कितनी होना, 1/3 होना। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे, जो बहुत इसके समर्थन में थे कि हाँ पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए। महात्मा गांधी, सिद्धराज दंडा, राजीव गांधी या फिर उपरोक्त सभी। तो तीनों ही करेक्ट है, क्योंकि महात्मा गांधी तो बिल्कुल थे, क्योंकि वो पहले से ही चाहते थे कि ग्राम स्वराज की स्थापना की जाए, ग्रामीण लोगों के पास भी कुछ राइट्स हो, अधिकार हो। सिद्धराज दंडा भी बिल्कुल करेक्ट है, और राजीव गांधी के टाइम पर तो बहुत सारे परिवर्तन हुए भी थे। तो बिल्कुल करेक्ट है तीनों ही चीजें। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन इसकी सहमति में नहीं थे। तो भीमराव अंबेडकर जो है इसके पक्ष में नहीं थे कि हाँ हमें इस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको अपनाना चाहिए। तो संविधान उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, तो लेकिन फिर भी वहां पर जितने भी व्यक्ति थे उनके द्वारा इस चीज का समर्थन किया गया। तो ऐसा किया गया कि फिर राज्य में कंपलसरी ना करते हुए, जिस राज्य को आवश्यकता लगती है कि हाँ इसकी स्थापना की जानी चाहिए पंचायत की, वो अपने हिसाब से कर सकता है। तो पंचायती राज के प्रबल समर्थक जो थे ये तीनों ही व्यक्ति थे, और कौन नहीं थे, तो भीमराव अंबेडकर इसके समर्थन में नहीं थे।
क्योंकि उनका मानना भी ये था कि अगर पंचायत में ऐसा होगा कि पंच होगा तो उसके पास वो सारी शक्तियाँ आ जाएगी, और पंच कौन बनेगा? जो बड़ा जमींदार होगा या फिर जिसका अच्छा बोलबाला होगा। तो ऐसे ग्रामीण लोगों तक वो सारी सुविधाएँ जो हम सोच रहे हैं, वो नहीं पहुँच पाएगी। मतलब इसे प्रॉपर तरीके से अप्लाई करने की आवश्यकता होगी, ऐसा कुछ उनका मानना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे कि इनको भी यहाँ पर मौका मिलना चाहिए? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और राजीव गांधी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजीव गांधी, जो इसके समर्थन में थे। आगे यदि हम लोग बात करें, भारत में महिलाओं के लिए कितना परसेंट स्थान जो है आरक्षित है? पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में या फिर लोकसभा में? तो हमें पता है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं में स्थान इनके लिए आरक्षित है। कितना है? 1/3 है। अगले प्रश्न की यदि हम लोग बात करें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है किस तिथि को लागू हुआ था? तिथि की बात की गई है, डेट की यहाँ पर बात की गई है। तो हमें पता है कि 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सीओडी ऑप्शन तो यहाँ पर राइट होंगे नहीं। आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था, या फिर 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। तो ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को इसको यहाँ पर लागू कर दिया गया था। ठीक है। और जो यहाँ पर है कि 1994 में क्या हुआ था? तो 1994 में पहली बार राजस्थान राज्य का जो नागौर जिला का जो बगदरी गांव है, उसमें इसको अप्लाई किया गया था। तो आया कब था ये? 24 अप्रैल 1993 को आ चुका था। ठीक है। और अप्लाई किस राज्य ने किया? तो सबसे पहले राजस्थान ने किया, और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस राज्य को अप्लाई किया था। फिर धीरे धीरे ये सब राज्य इसको अप्लाई करने लगे। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं कि भारत में पंचायती राज अधिनियम जो है कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 1994 को। मई वाला तो देखो सीओडी ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है। किस तिथि से लागू हुआ, कब लागू हुआ? तो हमारा आंसर क्या होगा? 24 अप्रैल 1993 को इसे यहाँ पर लागू किया गया था। ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम ही है बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यदि पंचायत का चुनाव करवाना है, निर्णय कौन लेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार लेगी, जिला न्यायाधीश लेंगे, या फिर चुनाव आयोग यहाँ पर ये निर्णय लेगा? तो डेफिनेटली जो चुनाव करवाने का जो निर्णय होता है वो राज्य सरकार लेगी, क्योंकि राज्य के अंडर में ही ये सारे चुनाव करवाए जाएंगे। 26 की बात करें तो भारत में पंचायती राज अधिनियम जो है कब प्रारंभ हुआ था? 56 में, 57 में, 58 में या फिर 59 में? तो हमें पता है कि जो पंचायती राज अधिनियम जो है 1959 में अप्लाई कर दिया गया था। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1959 में पंचायती राज अधिनियम आ चुका था। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। इससे पहले हमने दो चीजें भी देखी थी ना, कि इससे पहले क्या क्या चीजें हुई थी। थोड़ा सा यदि हम लोग कल वाले सेशन को भी रिवाइज करें, तो 1959 में पंचायती राज अधिनियम आ गया था। लेकिन उससे पहले जो जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दो प्रोग्राम सेम ऐसे ही लॉन्च किए थे। एक उन्होंने लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 1952 को, जिसे हम लोग बोलते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत करी थी सीडीपी प्रोग्राम जिसे बोला जाता है, जो कि गरीबों के हित में ही था, कि गरीबों या फिर जो हमारे ग्रामीण लोग होते हैं उनको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल पाए। फिर उन्होंने अगला जस्ट एक साल के बाद 2 अक्टूबर 1953 को एक और प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका नाम था राष्ट्रीय प्रसार सेवा। वो भी फेल हो चुका था। नेशनल एक्सटेंशन इसको बोल सकते हैं, सर्विस बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनता जो है भागीदारी का नहीं निभा पा रही थी, या फिर उन तक वो नहीं पहुंच पा रहा था। जो सरकार के द्वारा अनुदान दिए जा रहे थे, वो सारी चीजें उन तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रही थी। तो दोनों ही प्रोग्राम फेल हो गए। उसके बाद यहाँ पर बलवंत राय समिति को बिठाया गया 1956-57 के अंतर्गत, कि वो देखे कि आखिर दिक्कत क्या हो रही है। तो फिर उन्होंने ये आइडिया दिया था कि आप लोकतंत्र का क्या करिए, विकेंद्रीकरण करिए। ठीक है। सही तरीके से उन्होंने तंत्रीय व्यवस्था की बात करी। फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति आई। ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही थी। तो पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी 1956-57 के अंदर, उसके बाद ही ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? 1959। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात यदि हम लोग करें, तो क्वेश्चन नंबर 27 हमें ये बोल रहा है कि बताइए पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था, कहाँ पर लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान में? अभी हमने बात करी कि कब कहाँ इसको सबसे पहले लागू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर के बगतरी गांव में लागू किया गया था। आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। राजस्थान में इसको लागू किया गया था। ये आपका हो गया यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था किस वर्ष हुई थी? 1952 में, 1956 में, 1959 के अंदर, या फिर एक और ऑप्शन आपके पास रहेगा 1960। तो अभी हमें पता है कि 1959 में पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू कर दी गई थी।
नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें कि स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार कहाँ पर अपनाई गई थी? क्या सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में अपनाई गई थी? अभी जस्ट हमने देखा सर्वप्रथम इसको अपनाया गया था राजस्थान के अंदर, तो या तो राजस्थान और मध्य प्रदेश होगा दूसरे नंबर पर, या फिर राजस्थान और आंध्र प्रदेश होगा। आंसर क्या बनेगा? राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे पहले राजस्थान में और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में सेवा को लागू किया गया था। आगे बात करें तो वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ब्लैंक में पूछ लिया गया कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और यहाँ पर दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी। हम लोग ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी एग्जाम में अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, दैट्स वाई उनको पूछने का तरीका डिफरेंट है, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा आपका सेम ही है। प्रश्न देखिए, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? राजस्थान में किया गया, लेकिन राजस्थान में कहाँ पर? राजस्थान के नागौर में। और गांव पूछ ले तो बगदरी गांव के अंदर। आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि 2 प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे। एक तो सामुदायिक विकास प्रोग्राम था, ठीक है, सीडीपी बोल सकते हैं, और एक राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम बोल सकते हैं एनईएस करके। तो एक 1953 2 अक्टूबर 1953, और दूसरा जो प्रोग्राम है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस यानी कि एनईएस जो है 1953 में आया था। तो अभी आपसे पूछा गया है कि ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है कब लागू किया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 2 अक्टूबर को किया गया था, 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, दोनों ही सन ध्यान रखने, एक 1952 में आया था और एक हमारा 1953 में आया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? सड़कों का निर्माण करना, परिवार का नियोजन करना, लोक भागीदारिता को लेकर आना, या फिर सिंचाई करना। आंसर आपका क्या करेक्ट हो सकता है? यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक भागीदारिता। ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे, आंसर भी करते रहेंगे। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर को की गई थी। सामुदायिक विकास योजना 2 अक्टूबर को तो की गई थी, लेकिन सन यहाँ पर क्या था? ये एग्जाम में आपका इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था, तो सन आपको ध्यान है 1952 के अंदर की गई थी, राइट। चलिए आगे बात करेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है? सरकारी आयोग प्रतिवेदन, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रतिवेदन, बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन, या फिर आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव। तो हमें पता है कि पंचायत को जो त्रिस्तरीय करने का जो ये एक प्रस्ताव रखा गया था, ये किसके द्वारा रखा गया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा रखा गया था। और बलवंत राय जो है या बी आर मेहता समिति भी आप इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं, कभी कंफ्यूज करने के लिए वो आपको डायरेक्टली बी आर मेहता समिति भी यहाँ पर बोल सकता है। इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार बोला जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे बोला जा सकता है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो जनक है वो भी हमारे बलवंत राय मेहता ही है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 ऑन योर स्क्रीन। 36 आपसे ये बोल रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा ही दिया गया था, और इन्हीं को जनक भी माना जाता है, ठीक है। और स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक यहाँ पर कहा जाता है हमारे लॉर्ड रिपन को। ओके, तो ये चीजें आप कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ग्राम स्वराज की स्थापना करने का जो एक बोला गया है कि ग्राम स्वराज की स्थापना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ग्राम स्वराज की स्थापना जो महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन थी? जो हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद थी, योजना आयोग थी, सादिक अली समिति थी, या बलवंत राय समिति थी? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रस्तुत करने वाली समिति हमारी बलवंत राय मेहता समिति थी। अगला प्रश्न देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है इसका अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो त्रिस्तरीय 3 लेवल पर हो, सबसे पहले ग्राम लेवल, ब्लॉक लेवल और जिला लेवल पर हो, बताने वाली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की गई उसके सभापति कौन थे? ए एम पन्नीकर थे, एका एच कुंजरू थे, बलवंत राय मेहता थे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश करने वाले हमारे बलवंत राय मेहता थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों का एक अभिन्न अंग है। सेकेंड स्टेटमेंट है 73वां संविधान संशोधन जो है 15 अगस्त 1993 से प्रभावी यहाँ पर हो चुका था, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि इस जैविक रूप से जुड़ी हुई व्यवस्था है।
और आपसे अगला पूछा हुआ है कि यहाँ पर जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जो उसके महत्व को यहाँ पर बढ़ाता है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद में बात की गई तो हमें पता है कि 243 से लेकर 243 ओ तक के सारे आर्टिकल के जितनी भी चीजें हैं वो सारी इसी के अंदर आती है। ठीक है, पंचायत के महत्व को ही बताती है। आपको गलत स्टेटमेंट बताना था तो आपको पता है कि डेट तो 15 अगस्त से नहीं थी, डेट हमारी 24 अप्रैल थी, तभी तो हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो बी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त नहीं 24 अप्रैल को यहाँ पर लागू किया गया था। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर कंप्लीटली रॉन्ग है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव किया था? ग्राम ग्राम लेवल, ब्लॉक लेवल और जिला लेवल पर 3 लेवल। आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 लेवल पर डिवाइड इन्हें किया गया था। करेक्ट है। 42 को देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? ग्राम को, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या फिर जिला परिषद को? किसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की गई थी कि पंचायत समिति सबसे अधिक शक्तिशाली यहाँ पर होनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि वो कौन कौन से 3 लेवल है जो स्थानीय स्वशासन की यहाँ पर बात की गई थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी की बात की गई थी, उसमें कितने लेवल होना चाहिए? ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य, ये 4 लेवल होना चाहिए। ग्राम, ब्लॉक, जिला 3 लेवल होना चाहिए, यानी कि त्रिस्तरीय संरचना होना चाहिए। ग्राम और ब्लॉक द्विस्तरीय संरचना होनी चाहिए, या फिर ग्राम स्तर पर एक स्तरीय व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। जो बलवंत राय मेहता समिति है वो त्रिस्तरीय की बात करती है। सबसे पहला ग्राम लेवल, दूसरा ब्लॉक लेवल और तीसरा जिला लेवल पर। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं और देखते हैं क्या आंसर यहाँ पर रहता है। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था क्या है? ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, सहकारी समिति। हमने अभी देखा कि क्या है, पंचायत समिति है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत राज्य संस्था नहीं है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या नगर परिषद? तो हमें पता है पंचायत राज समिति के अंदर नगर परिषद की बात नहीं की जाती, नगरीय व्यवस्था की बात नहीं की जाती है। करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव, मतलब कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, ये द्विस्तरीय होना चाहिए, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति जो 1956-57 में आई थी, इन्होंने तो बोला था कि आप इसको त्रिस्तरीय बनाइए। तो फिर ये द्विस्तरीय करने की बात किसके द्वारा की गई थी? अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में आई थी। सादिक अली समिति, राजमन्नार समिति, तो हमें पता है कि ये बात की गई थी अशोक मेहता के द्वारा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे द्विस्तरीय कर दिया जाए। एक ग्राम जनपद हो जाएगा, जो 15-16 छोटे-छोटे गांव है उनको मिलाकर हम लोग एक जनपद बना लेंगे, और उसके बाद जो दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए वो होनी चाहिए जिला लेवल पर। ठीक है, तो आंसर आपका बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था? 1977 में कौन सी समिति आई थी? इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया। अशोक मेहता, रजनी कोठारी, राजमन्नार समिति या एजी नुरानी समिति? तो 1977 में अशोक मेहता समिति यहाँ पर आई थी। तो आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1956 1956 में, उसके 20 साल के बाद अशोक मेहता समिति आई थी 1977 के अंदर। उसके बाद हमारी जो है एक बोल सकते हैं कि जीपी राव समिति आई थी 1985 के अंदर। फिर उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि एक लक्ष्मी चंद्रन समिति आई थी 1986 के अंदर। ओके, तो ये समितियों के नाम आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर करेंगे कि देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? क्या ये समिति कृष्णामाचारी समिति थी, बलवंत राय बी आर मेहता समिति थी, जीडी सेठी समिति थी या फिर एनडी रंगा समिति? आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको पता है कि जो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी वो किसके कहने पर लाई गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के कहने पर। इनकी पूरी देखरेख में इस समिति को और इनके अकॉर्डिंग जो है समिति को यहाँ पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि चले तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? 56, 58, 59 या फिर 61 के अंदर? तो 1959 के अंदर इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को कितने ढांचों में बांटने की बात करी थी? 2 ढांचों में बांटने की बात यहाँ पर करी थी। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 2 ढांचों में बांटने की बात यहाँ पर कही गई है।
ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर है कि जो अशोक मेहता समिति है उसके कौन कौन से दो स्तर थे, कौन कौन से दो लेवल थे। ग्राम सभा और जिला परिषद था, मंडलीय समिति और जिला परिषद था, या फिर हम लोग बोले अगला ऑप्शन देखें तो मंडलीय पंचायत और जिला परिषद था, या फिर पंचायत समिति और मंडलीय परिषद था। तो हमें पता था कि उन्होंने बोला था कि मंडल पर इसकी स्थापना की जाए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। इन्होंने ग्राम को यहाँ पर हटा दिया था, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। 52 की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 52 आपको ये बोल रहा है अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी, तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, और ये सारी जो समितियां ये हमारी पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, जीवी राव समिति भी बोलेंगे, वो भी पंचायती राज से भी हमारी संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और आपको यहाँ पर अरेंज करना है सबसे पहले कौन सी समिति आई थी, दूसरे नंबर पर कौन सी आई थी, तीसरे नंबर पर कौन सी आई थी। तो 1956 से यदि हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले आई थी हमारी बलवंत राय मेहता समिति। अब आपको ऑप्शन में बलवंत राय नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो बी आर मेहता समिति है यही हमारी बलवंत राय मेहता समिति है। बी फॉर बलवंत और आर फॉर राय और ये एम फॉर मेहता समिति। ठीक है, तो ये बी आर मेहता सबसे पहली समिति है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, यानी कि सबसे पहले समिति आएगी हमारी तीसरे नंबर की। ऑप्शन में आप देख सकते हैं ए बी सी और डी में यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला, तो करेक्ट आंसर आपका यही होगा। फिर भी देख लेते हैं, सबसे पहले बी आर समिति आई, बी आर समिति के बाद जस्ट 20 साल के बाद अशोक मेहता समिति आई 1977 के अंदर, तो ये अशोक मेहता समिति होगी। उसके बाद हमारी जीवी के राव समिति आई, तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा। और फिर हमारी आई जो है एल एम सिंघवी समिति, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2 यानी कि 3 4 1 2 आपका आंसर होगा। इन्होंने ही ये सारी चीजें बताई थी कि इसको आप संवैधानिक, ये जो एल एम सिंघवी समिति है इन्होंने ही बोला था कि आप इसको संवैधानिक दर्जा दीजिए, तभी तो ये हर राज्य इसको अप्लाई करेगा। ऐसे तो फिर सब अपनी मनमानी करेंगे कि कोई राज्य करेगा कोई इसको नहीं करेगा, संवैधानिक दर्जा दीजिए। और अनुदान के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि आप टैक्स वगैरह लगाकर अपने जो है राशि को यहाँ पर जुटा सकते हैं। तो ये सारे संवैधानिक दर्जे और ये सारी बात जो है लक्ष्मी नारायण या फिर एल एम सिंघवी समिति जो थी इसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। हमें यहाँ पर अरेंज करना था, तो 3 4 1 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 हम लोग आपकी देख रहे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर कौन से होते हैं। ग्राम सभा व पंचायत होता है, पंचायत समिति होती है, जिला परिषद होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछ रहा है कि सबसे निम्न लेवल कौन सा होगा, तो सबसे निम्न लेवल ग्राम सभा और उसकी पंचायत होती है, फिर हमारा ब्लॉक आ जाता है, फिर हमारा जिला परिषद आ जाता है। 55 को देखेंगे, आंसर करेंगे। उच्चतम स्तर क्या होगा, तो उच्चतम स्तर हमारा जिला परिषद होगा, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 आपसे पूछा है कि पंचायती राज की आधारशिला क्या है। ग्राम सभा है, बेस क्या है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, या फिर जिला परिषद हमारा होगा। तो हमें पता है कि इसकी जो आधारशिला है वो ग्राम सभा है। आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बात करते हैं 57 की कि जिला परिषद का कार्य क्या है, समन्वय और पर्यवेक्षण करना, किसका, ब्लॉक लेवल का और ग्राम लेवल का। सेकंड ऑप्शन है गांवों का विकास करना, नगरीय सुविधाएं जुटाना, है फिर ग्रामीण एकता का निर्माण करना। तो जिला परिषद का कार्य होता है समन्वय व पर्यवेक्षण, मतलब कि देखरेख करना। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर है। ये आपसे पूछ रहा है कि स्थानीय सांसद और विधेयक किसके पदेन सदस्य होते हैं। क्या ये ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ये ग्राम पंचायत के होते हैं, ये जिला परिषद के होते हैं। तो स्थानीय सांसद आ जाएंगे और विधायक, ये सारे के सारे जिला परिषद के यहाँ पर सदस्य होते हैं। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जिला परिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पंचायती राज विषय किसके अंदर आता है। समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, या फिर विशेषाधिकार की जो सूची होती है, जो विशेष अधिकार दिए जाते हैं राज्य को, उनके अंदर रहेगा। तो हमें पता है कि पंचायती राज का जो विषय है वो हमारा राज्य सूची के अंदर कंसीडर किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर यहाँ पर वसूला जाता है। स्थानीय मेले वगैरह लगते हैं उनके ऊपर जो टैक्स दिया जाता है जनता के द्वारा, वो कर, बिक्री कर, भू राजस्व कर, या फिर सीमांत कर। हमें पता है कि स्थानीय मेलों वगैरह पे जो कर लगता है कि मेलों में दुकानें लगाई गई है उसका जो कर वगैरह, और ये जो नॉर्मल चीजें हैं ये सारे टैक्स जो है पंचायत वसूलती है। तो ए आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें जो है महिलाओं के द्वारा आरक्षित होनी चाहिए, महिलाओं के लिए आवंटित होनी चाहिए। 81वां, 84वां, 71वां या 73वां संशोधन इसकी बात यहाँ पर करता है। क्या आंसर करेक्ट हो सकता है यहाँ पर, संशोधन हमारा 73वां रहेगा। ठीक है, एक ही संविधान संशोधन है इसमें पंचायत में, 73वां संविधान संशोधन। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे और आंसर करेंगे। देखो क्या बोल रहा है कि 3 स्तरीय जो व्यवस्था है वो किसके अंदर आती है? जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर या तहसील स्तर पर? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आएगा? तो जिला स्तर होता है, ग्राम स्तर होता है, प्रखंड या ब्लॉक लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर खंड लेवल या खंड स्तर बोल सकते हैं, ये तीनों ही होते हैं। लेकिन कौन सा लेवल नहीं होता है? तो तहसील स्तर की बात या फिर नगरीय स्तर की बात यहाँ पर नहीं करी जाती है। तो आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, क्यों अपनाई गई थी? लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, लोकतांत्रिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करने के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता है कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने का लक्ष्य यही था कि जो लोकतंत्र की शक्तियां हैं उसका विकेंद्रीकरण किया जाए, शक्तियां अलग अलग भागों या अलग अलग हाथों में यहाँ पर दी जाए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर अपना? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे, आंसर करेंगे। पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए, 20 वर्ष होना चाहिए या फिर 21 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर नेक्स्ट आपका होगा 22 वर्ष होना चाहिए। तो हमें पता है कि पंचायत का यदि हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर हम लोग खंड लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर भी लड़ना चाहते हैं या फिर जिला लेवल पर लड़ना चाहते हैं, मिनिमम एज यहाँ पर 21 वर्ष होना चाहिए। करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे और आंसर करेंगे। आंसर क्या बन सकता है यहाँ पर? पंचायती राज व्यवस्था के अधिकतम आय का स्रोत क्या होता है? मतलब इनको आय मैक्सिमम कहाँ से प्राप्त होती है? क्या स्थानीय कर, मेलों वगैरह पे कर लगाकर, क्षेत्रीय निधि के द्वारा, सरकारी अनुदान के द्वारा, या फिर संघीय राजस्व में अंश इनको यहाँ पर मिलता है? तो हमें पता है कि जो मैक्सिमम आय का स्रोत होता है वो सरकारी अनुदान ही होते हैं, वहीं से इनको आय प्राप्त होती है और इसी के माध्यम से ये गांवों का विकास करते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हम लोगों ने लगाया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सरकारी अनुदान के माध्यम से। ओके, तो आज के सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया 65 क्वेश्चन। स्कोर आपका क्या रहा है आप कमेंट करके जरूर से बताएं, ठीक है। और यदि आप किसी भी प्रकार के नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं 8770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप किसी भी प्रकार के नोट्स को बाय करना चाहते हैं या जस्ट ओनली व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना चाहते हैं तो आप इस पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ओके, तो सेशन को हम लोग ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग 6 PM सेशन पर। और कल मॉर्निंग जो आपका सेशन रहेगा वो आपका स्पेशल जिन पियाजे सेशन रहेगा, जिन पियाजे आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। तो मॉर्निंग का सेशन जरूर से अटेंड करें। और कल इवनिंग में जो अभी आज इवनिंग में जो सेशन रहेगा वो आपका CDP क्विज रहेगा। ओके, सेशन को ओवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।